सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, ये ली गई है रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति इससे पहले भी जो वर्कशीट थी उसमें भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन ये रूसी क्रांति क्यों हुई, क्या थी, इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। देखिए, मैं जानता हूँ कि कई सारे बच्चों को इतिहास पढ़ने में थोड़ी बोरियत महसूस होती है, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस तरह से पढ़ के समझेंगे तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बात हम करते हैं रूसी क्रांति से पहले की, यानी वहाँ तब कैसा माहौल था, क्या वहाँ पर सामाजिक स्थिति थी या राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल थे। यानी रूसी साम्राज्य था वो इतना बड़ा था। फ्रांस की तरह यहाँ पर भी राजा का ही शासन था, यानी राजतंत्र था। रूसी सम्राट ज़ार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था, यानी वो एक ऐसा शासक था जो प्रजा की तो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था ना कि उदारवादी कौन होते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रशिया में नहीं बन सकती थी। 85% या 85% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी थी। केवल बड़े किसानों के पास ही अपनी ज़मीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था। सामान्यतः किसान और ज़मींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि किसान अक्सर लगान ना देने या ज़मीन पर कब्जा करने के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। तो देखा आपने कि किस तरीके की स्थिति थी वहाँ पर। केवल कुछ ही जो बड़े किसान थे उन्हीं के पास अपनी ज़मीन थी, बाकी किसी के पास ज़मीन नहीं थी। वो कृषि कार्य से तो जुड़े थे, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वो कहीं और काम करते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ पर एक ही फसल उगाई जाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेज़ी से लौह इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित हुए और वहाँ पर धीरे धीरे उद्योग धंधे स्थापित होना शुरू हो गए। मजदूर वर्ग की स्थिति लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकतर मजदूर गाँव से जुड़े हुए थे और खेती के दिनों में अपने गाँव को वो लौट जाते थे। तो ये उस समय की मज़दूरों की स्थिति थी कि मज़दूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, उनको कितनी मुश्किलें भुगतनी पड़ रही थी। फिर आगे समझते हैं। परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी ज़मीन अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे। कम्यून के बारे में तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा ही है। तथा मिलजुल कर सामूहिक रूप से खेती करते थे। यही सामूहिकता की भावना समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक आधार बना, और यही जो उनकी एकजुटता थी यही एक आधार बना, और वो जो है रूसी क्रांति हुई। उदारवादी, सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि राजा का राज खत्म हो, राजतंत्र खत्म हो और एक लोकतंत्र स्थापित हो, समाजवाद स्थापित हो, जहाँ पर लोगों की बात सुनी जाए और संसद के द्वारा शासन हो। फिर अगला टॉपिक है रूस में समाजवाद। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन
1898 यानी 1898 में हुआ था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। किसानों ने भी 1900 यानी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी को बना लिया या उसका गठन किया, और 1903 यानी 1930 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक यानी बहुमत और मेंशेविक यानी अल्पमत में विभाजित हो गई। यानी ये पार्टी जो रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी, ये दो भागों में डिवाइड हो गई। अब बात करते हैं इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें से क्वेश्चन 99% बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। वो है खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। ये क्या था खूनी रविवार? अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी, तो श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। वो तो निहत्थे थे और बहुत शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन जार ने पुलिस के द्वारा उन पर हमला करवा दिया। 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए और इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन रविवार था। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दी। तो इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, ड्यूमा ये अक्सर आता है। ड्यूमा का मतलब निर्वाचित संसद। तो आपको समझ आया कि खूनी रविवार क्या था? इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। फिर बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, क्योंकि जैसे जैसे 1914 आया, इसकी स्थितियां भी बनती गईं। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बहुत बुरा असर पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरीके से हार गई। 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा और मजदूरों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई, क्योंकि इस समय तो सारा ध्यान सेना पर ही लगा रहेगा, क्योंकि लड़ाई तो सेना ही लड़ती है। तो सेना को अनाज भेजा गया, खाना भेजा गया, जिससे आम लोगों के लिए खाने की कमी हो गई। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे और धीरे धीरे वहाँ पर समाजवाद आ गया। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो उत्तर है, रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी? तो इसके लिए आपको ये जो सेकंड पैराग्राफ है कि रूसी सम्राट जार निकोलस वाला जो पैराग्राफ है कि अपने गांव को लौट जाते थे मजदूर, ये पूरा पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है और यही इसका उत्तर भी है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं? संक्षेप में लिखिए। पहले हम अंतर की बात करते हैं। तो पहला अंतर है कि दोनों क्रांतियों के बीच एक अंतर तो यह है कि 1905 में रूसियों ने एक असफल पूर्व क्रांति की थी और फ्रांसीसियों की जो 1789 की क्रांति थी वो एक सफल क्रांति थी। दूसरा अंतर है, फ्रांसीसियों ने लोकतंत्र की स्थापना का फैसला लिया, जबकि रूसी सरकार कम्युनिस्ट बन गई। अब बात करते हैं समानताओं की। दोनों देशों में ही राजतंत्र था और दूसरी समानता है कि दोनों देशों में आम लोगों के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तो आंसर है, युद्ध के बाद बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव क्या है? युद्ध समुदायों और परिवारों को नष्ट कर देता है। दूसरा, युद्ध राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास को बाधित करता है। और तीसरा, युद्ध के प्रभाव से बच्चों और वयस्कों पर दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।